हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। ये हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 है, कंबशन एंड फ्लेम, जो कि चल रहा था। तो हमने इससे पहले यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। जब हम फ्लेम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि भाई कौन फ्लेम फॉर्म करता है, कौन नहीं करता है। देखिए इस टेबल में आपको समझ में आ जाएगा। आप जला के देखिए चीज़ों को, है ना, कैंडल को, मैग्नीशियम को, कैम्फर को, केरोसिन स्टोव को, चारकोल को, ठीक है। तो देखिए जब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की बात हो रही है तो आप देख सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस, है ना, द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में बिठा लेना चाहिए। क्या बिठाना है कि वो सब्सटेंस जो जलते वक्त क्या होते हैं, वेपोराइज होते हैं, जलते वक्त वही क्या बनाते हैं, फ्लेम बनाते हैं, यानी कि एक आग की लपट जैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वो सब्सटेंस जो क्या होते हैं, वेपोराइज होते हैं, वही क्या बनाते हैं, फ्लेम बनाते हैं। जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया, मोल्टन वैक्स हो गया, ठीक है। तो दे राइज थ्रू द विक, ये विक से ऊपर आते हैं और फिर ये वेपोराइज होते हैं और जलते हैं और फिर फ्लेम्स बनाते हैं। तो यानी कि आपकी चाहे कैंडल हो, चाहे कैरोसिन ऑयल हो, चाहे मोल्टन वैक्स हो, ये सारी चीज़ें वेपोराइज होती हैं और जलती हैं। इसके बाद बोल रहा है कि चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज। जो चारकोल है वो वेपोराइज नहीं होता है, इसीलिए फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। तो फ्लेम प्रोड्यूस कौन करेगा, जो वेपोराइज होगा, और जो वेपोराइज नहीं होगा वो फ्लेम नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ से कि फ्लेम कौन बनाता है और फ्लेम कौन नहीं बनाता है। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही बेसिक लेवल की साइंस है। ये क्लास 8 के स्टूडेंट के साथ साथ उन सभी को हेल्प करने वाला है जो बाकी भी कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर भी वो बेसिक लेवल की साइंस पढ़ रहे हो। तो आपको फिर से बताना चाहूँगा, मेरे चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर के 10th की बेसिक लेवल की पूरी साइंस मिलेगी और पूरा डिटेल में एक एक शब्द, एक एक लाइन पूरा समझाया है। एनसीईआरटी की बुक रिकमेंड की जाती है हर एग्ज़ाम के लिए, एनसीईआरटी की बुक ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये उनके लिए भी है जो कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और जिनको बेसिक लेवल की साइंस पढ़नी हो, क्योंकि देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब बता रहा है कि एक्टिविटी 6.6 में क्या इन्होंने किया है, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ आप पढ़ लिया करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आसान सी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है कि जब कैंडल फ्लेम स्टेडी होती है, ठीक है, जब कैंडल फ्लेम थोड़ा रुकी होती है, अच्छे से बनी होती है, तो हमें क्या दिखता है कि इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास प्लेट या स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। तो आपको क्या करना है कि एक ग्लास प्लेट या एक स्लाइड जो होती है वो उसी में उसको घुसाना है, उसके आग के उसमें, ठीक है। होल्ड इट देयर, उसको आप थोड़ी देर तक पकड़ के रखिए, कुछ देर तक, फिर उसको निकालिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या पाते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आप जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया, हाँ ये देखिए स्लाइड देखिए उन्होंने कैसे लगाया है यहाँ पर, है ना, ये आप देख सकते हैं। तो आप क्या पाते हैं यहाँ पर कि एक सर्कुलर ब्लैक रिंग बन जाती है, एक गोल 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 छल्ला जैसा बन जाता है ग्लास प्लेट पे या स्लाइड पे। इससे क्या पता लग रहा है, इससे यहाँ पे यह हो रहा है, इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। जब ब्लैक ब्लैक छल्ला लग रही है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इंडिकेट करता है डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। वहाँ पे जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, जो भी प्रेजेंट होते हैं लूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम में, ठीक है। तो लूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम में जो भी अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो अनबर्न यानी कि बिना जले हुए, ठीक से जो जले नहीं हुए होते हैं, वो सारे जाके वहाँ पर डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। हम बता रहे हैं कि फिर दूसरे बता रहे हैं कि होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम अबाउट 30 सेकेंड। एक थिन लॉन्ग कॉपर वायर को थोड़ी देर के लिए फ्लेम में रखिए। फिर ये भी एक एक्टिविटी है। यहाँ पे क्या हो गया, नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटर द फ्लेम गेट रेड हॉट। आप देखेंगे कि जो फ्लेम के आउटसाइड थोड़ा सा वहाँ पे होता है उसका पार्ट, वो कैसा होता है, रेड हॉट हो जाता है, ठीक है। तो कॉपर कैसा हो जा रहा है, यहाँ पे गर्म करने पर रेड हॉट हो जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि डज इट इंडिकेट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ हायर टेम्परेचर। क्या इससे ये पता लग रहा है कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन है उसमें हायर टेम्परेचर है। तो बोल रहा है कि इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम
इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। आपको ये भी जानना है कि ये जो पार्ट होता है ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। कहाँ पे रखा है इसको, उसको आपने फ्लेम के एकदम देखिए कहाँ पे रखा आपने, टिप पे रखा हुआ है ना। तो देखिए बीच में रखते हैं, टिप पे रखते हैं, तो अलग अलग जगह आप देखेंगे अलग अलग फ्लेम का अलग अलग रिएक्शन होता है। तो ये सबसे क्या है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, फिगर 6.10 डी में देखिए आप, 6.10 डी में देखिए, ये देखिए इसने पूरा दिखाया है। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं, रुक जाइए। तो बता रहा है कि ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। और जो गोल्डस्मिथ होता है, जो सोनार होता है, वो ब्लो करता है, जो सबसे मतलब आउटर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का, उसी को ब्लो करता है, उसी को थोड़ा सा फूंक के उड़ाता है एक मेटेलिक ब्लो पाइप से। एक मेटेलिक ब्लो पाइप होती है, फूंकने वाला होता है एक पाइप जैसा, उसी से फूंक के उसके आउटर मोस्ट जोन को, कौन से जोन को याद रखिएगा, तो जो सोनार होता है आग की आउटर मोस्ट जोन को यूज़ करता है। ठीक है, और अपना काम उसी से करता है ये। तो होता क्या है इसमें, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फ्लेम का स्ट्रक्चर देखिए आप कैसा होता है। देखिए जो सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्या बोल रहा है, जो सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है इसको बोलते हैं आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन। ये किस कलर का होता है, ये वाला ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। जहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, ब्लू कलर की फ्लेम बनेगी। ठीक है, याद रखिएगा जो आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन होता है वो होता है ब्लू कलर का। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन होता है। और देखिए जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है वो टिप पे होता है, ये वाला देखिए यहाँ लिखा है ना हॉटेस्ट पार्ट, सबसे हॉटेस्ट पार्ट यहाँ टिप पर होता है। मॉडरेटली जो हॉट पार्ट होता है वहाँ यहाँ सेंटर में होता है। ठीक है, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबस्शन जो येलो रंग का होता है वो आपका ये रहा। ठीक है, तो जो बीच में होता है वो होता है मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबस्शन। वो किस रंग का होता है, येलो रंग का। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई येलो रंग का जो जोन होता है कंबस्शन का वहाँ पे क्या होता है, या फिर आपसे पूछ सकता है भाई मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबस्शन होता है वो किस कलर का होता है, तो वो होता है येलो कलर का। ठीक है, और सबसे अंदर जाएंगे जब, सबसे यहाँ एकदम टिप के पास इसकी, तो वहाँ पे लिखा है इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, जो ब्लैक कलर का होता है। सबसे अंदर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, उसको बोलते हैं इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर। तो अनबर्न्ड वैक्स वेपर सबसे अंदर होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बना लीजिए, लिख के याद कर लीजिए। कई बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जो भी गोल्ड स्मिथ होते हैं वो मतलब मेल्ट करने के लिए, चाहे गोल्ड को चाहे सिल्वर को मेल्ट करने के लिए सबसे आउटर मोस्ट वाली जोन को वो यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सबसे हॉटेस्ट होती है, वो जल्दी से चीज़ों को मेल्ट कर देती है। ठीक है, यहाँ देखिए बता रहा ना कि आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन ब्लू रंग की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको आप, क्या बोल रहा है, जो आउटर मोस्ट जोन ऑफ कंबस्शन है वो ब्लू रंग की है और ये हॉटेस्ट पार्ट भी होता है। तो इसी को ये यूज़ करते हैं ये लोग और अपना काम आसानी से ये लोग कर ले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है व्हाट इज़ अ फ्यूल। अब बोल रहा है कि भाई फ्यूल क्या होता है, व्हाट इज़ अ फ्यूल। तो आपको पता है भाई फ्यूल होती है जो जलता है और एनर्जी देता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है कि फ्यूल क्या होता है, इसमें कुछ समझने का है ही नहीं। फ्यूल क्या हो सकता है, कोल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, कैरोसिन हो सकता है, डीजल हो सकता है, एलपीजी हो सकता है, ये सारे के सारे हमारे क्या हो सकते हैं, फ्यूल हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए लकड़ी है, चारकोल है, पेट्रोल है, ये सब क्या है, फ्यूल है। यानी कि वो सब्सटेंस जो जले और एनर्जी जो बर्न हो और एनर्जी दे, उन्हीं सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल है। तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, वुड है, चारकोल है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और एक जो गुड फ्यूल होता है, एक जो अच्छा फ्यूल होता है वो कैसा होता है, इज़ वन विच इज़ रेडीली अवेलेबल। एक अच्छा फ्यूल वो होता है जो आसानी से कहीं भी मिल जाए और जो सस्ता हो, जो कि सस्ता भी हो और जो आसानी से जल जाए, मॉडरेटली, जो आसानी से जले, हवा में आसानी से जले, जो आसानी से मिल जाए, जो सस्ता हो, जो अच्छे से बर्न हो, ये गुड फ्यूल की क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ किसकी हैं, एक गुड फ्यूल की हैं। ठीक है, इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। एक और चीज़, बहुत अच्छी चीज़ कि एक गुड करे जो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करे जिससे हमारा काम आसानी से हो जाए। तो एक जो गुड फ्यूल होता है, एक जो अच्छा फ्यूल होता है वो प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ
हीट, ठीक है। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज, और एक गुड फ्यूल वही होता है जो बहुत सारा कचरा कूड़ा नहीं छोड़ता है। तो इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज, ये अपने पीछे कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज को नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, एक गुड फ्यूल। तो ये सारी क्वालिटीज़ गुड फ्यूल की हैं, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज अ आइडियल फ्यूल। कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं जिसको हम आइडियल फ्यूल मान लें, सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई बुराई होती है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा फ्यूल देखना चाहिए जो फुलफ़िल करे हमारी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स को। किसी भी पर्टिकुलर यूज़ के लिए मान लो कोई फ्यूल है, वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को अगर फुलफ़िल कर रहा है, इसका मतलब वो फ्यूल ठीक है। तो बहुत ही आइडियल फ्यूल नहीं ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो कुछ फ्यूल जो होते हैं दूसरे से सस्ते भी होते हैं, तो उसी हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब बोल रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फेमिलियर टू यू। अब एक फ्यूल की लिस्ट बना सकते हैं जिसको आप जानते हो, ऐसे फ्यूल्स की आप लिस्ट बनाइए, और उसमें ये भी देखिए कि उसमें सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है, और गैस के रूप में कौन है। और टेबल 6.3 में आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोल है सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल कौन है, केरोसिन ऑयल है, गैसियस फ्यूल कौन है, नेचुरल गैस है। तो इसी 3 कैटेगरी में आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा एक लिस्ट बना सकते हैं कि सॉलिड फ्यूल कौन है, लिक्विड फ्यूल कौन है, और गैसियस फ्यूल कौन है, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी आप बना सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्यूल अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसकी आप एक कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है भाई। हाँ देखिए, फ्यूल एफिशिएंसी एक्चुअली वो होती है कि जब कोई फ्यूल कितना हमें किसी काम को करने के लिए चाहिए, है ना, तो इसी को हम समझते हैं। तो बोल रहा है, देखिए बहुत अच्छे से यहाँ समझा रहा है कि देखिए हर फ्यूल की अलग अलग हीट प्रोड्यूस होती है अलग अलग अमाउंट की जलाने से। हर फ्यूल जो होता है, जब 1 किलो जलाने से कोई कुछ हीट देता है, 1 किलो जलाने से कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है, तो हर फ्यूल की अलग अलग वैल्यू होती है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज़ कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। अब याद रखिए कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकलती है किसी भी 1 kg फ्यूल को जलाने से, वही उस फ्यूल की क्या बन जाती है, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो क्या बोला, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg फ्यूल के, मतलब 1 kg फ्यूल को जलाने से जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वही इस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है, ठीक है। और कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो फ्यूल की वो किस में एक्सप्रेस होती है, किलो जूल पर केजी। याद करिएगा, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या है, केजे पर केजी, किलो जूल पर केजी। तो किलो जूल पर केजी क्या है, किसी भी सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट है। तो इसी यूनिट में हम कैलोरीफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू को किस में किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, किलो जूल पर केजी में, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। आप देखिए यहाँ डिफरेंट चीज़ों की कैलोरीफिक वैल्यू दी है, ये आप दिमाग में बिठा सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। जैसे काऊ डंग केक की 6000 से 8000 है ना, किलो जूल पर केजी है। वुड की देखिए 17000 से 22000 है। तो इस तरह देखिए सबकी दी हुई बायोगैस की, हाइड्रोजन की, ठीक है ना। तो इस तरह आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इसमें किसकी दिख रही है आपको, गैस की दिख रही होगी, है ना। कौन सी, नहीं गैस की नहीं है, सॉरी, बायोगैस की तो कम ही है। सबसे ज़्यादा आपको दिख रही है हाइड्रोजन की, ठीक है, देख रहे हैं, है ना। ये देखिए बहुत ज़्यादा है, 1,50,000 के आसपास है, ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की है। तो ये देखिए सबकी जो है कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है किलो जूल पर केजी, मतलब 1 kg जलाने पर कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू यही तो होती है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकल रहा है कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg फ्यूल के, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आ रहा है बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट। आपको पता ही है फ्यूल जलाने से बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, ठीक है। तो हमें यही ध्यान में रखना है कि भाई बर्निंग ऑफ फ्यूल से बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। अब जैसे देखिए बहुत ज़्यादा फ्यूल का जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत भी हो रही है। क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कार्बन फ्यूल्स हैं, जितने भी कार्बन फ्यूल्स हैं, जैसे मान लीजिए वुड हो गया, लकड़ी हो गई, कोल हो गया या पेट्रोलियम हो गया, ये सारे क्या रिलीज़ करते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल। दिमाग में बिठा लो, वुड, कोल
या पेट्रोलियम रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं ये लोग? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स ये लोग रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ये लोग क्या रिलीज़ करते हैं? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, यानी कि जो कार्बन पार्टिकल्स पूरी तरह से नहीं जले होते हैं उनको ये लोग रिलीज़ करते हैं। ये दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स, ये बहुत ही खतरनाक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, बहुत ही खतरनाक ये प्रदूषक तत्व होते हैं जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करते हैं। याद रखना, रेस्पिरेटरी डिजीज़ किससे हो रहा है? रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो रहा है इस तरह के पॉल्यूशन से, जो कि फ्यूल के जलने से हो रहा है, जैसे कि अस्थमा कॉज करते हैं। तो अस्थमा जैसी बीमारियां इस तरह के पॉल्यूशन से हो जाती हैं। तो फ्यूल्स के जलने से, जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसमें से जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल निकलता है उसी की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह होते हैं, जैसे कि अस्थमा। ठीक है, देखिए आपको पता है कई सालों से लोग क्या लकड़ी को फ्यूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि अब आजकल लकड़ी का क्या यूज़ हो रहा है? एलपीजी यूज़ हो रहा है। आपको पता है ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज़ हो रहा है। और गाँव में बहुत जगह पे क्या हो रहा है, पीपल अभी भी मतलब लोग क्या करते हैं, लकड़ी का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ठंड मतलब उनको सस्ता पड़ता है वो। लेकिन क्या होता है भाई, लकड़ी जलाने से क्या होता है? लकड़ी जलाने से देखिए सबसे बड़ी चीज़ धुआं निकलता है, बहुत हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए वो धुआं, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है धुआं। वो धुआं जो होता है रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करता है। ठीक है, तो लकड़ी का भी नुकसान हो रहा है, यहाँ लकड़ी बहुत ज़्यादा जल जा रही है, तो लकड़ी काटने सबसे बड़ा नुकसान तो पेड़ का हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है भाई, पेड़ कट रहे हैं, लकड़ी जलाने से पेड़ धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ पौधों का काटना और धीरे धीरे जंगलों का ख़त्म होना। तो कटिंग ऑफ ट्रीज़ की वजह से क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन। ये बहुत नुकसानदायक है हमारे हम मतलब इन्वायरमेंट के लिए। जो पेड़ हम लोग काट काट के सब ख़त्म कर दे रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है ना, तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, इसलिए पेड़ जल्दी काटना नहीं चाहिए। कहते हैं कि उल्टा जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको यही याद रखना है कि भाई आजकल जो है लकड़ी को फ्यूल में यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी को अलग अलग जगहों पर यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का ख़त्म होना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक और चीज़ आ रही है कि एक तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट ये था यहाँ पे कि जो भी जैसे इनकम्प्लीट कम्बस्शन होता है इन फ्यूल्स का, उससे कौन सी गैस निकलती है? जैसे मान लो इनकम्प्लीट कम्बस्शन हो रहा है इन सभी फ्यूल्स का, तो उससे क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। याद रखना, ये भी एक बहुत पॉइजनस गैस है, ये बहुत डेंजरस होती है, मतलब बहुत ख़तरनाक गैस होती है ये। ठीक है, और मतलब हाँ एक चीज़ ये हो गई, और एक और चीज़ डेंजरस क्या होता है, जैसे मान लो कोल को जला रहे हैं क्लोज रूम में, जैसे मान लो कमरा बंद है, वहाँ पे अगर आप कोयला जला रहे हैं तो वहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो लोगों को मार सकती है जो उस कमरे में सो रहे हैं। तो इसलिए बंद कमरे में कभी भी कोयला नहीं जलाना चाहिए। तो उसमें क्या कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। याद रखना, कोयला जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और वो लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करके उनकी जान भी ले लेती है अगर कमरे में बंद हों वो लोग, और कमरे में अगर बंद करके आपने कोयला जला दिया है तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इन चीज़ों का। ठीक है, तो इस तरह से फ्यूल्स को जलाना देखिए बहुत घाटा हो रहा है, तो फ्यूल जलाने से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। देखिए अब उसके बाद थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि जैसे मान लो बहुत सारे फ्यूल जलाते हैं तो वो क्या रिलीज़ करते हैं? आपको पता है क्या रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करते हैं इन्वायरमेंट में। और अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ रही है तो उसकी वजह से एक और समस्या खड़ी हो रही है, क्या? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो अगर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर अमाउंट बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो उससे भी लोग परेशान हैं, जीव जंतु मर रहे हैं, इंसान भी, कई लोग गर्मी से लू लग जाती है, मर जाते हैं गर्मी से। तो आपको ये ध्यान में देना है कि देखिए इन सभी फ्यूल्स को जलाने की वजह से, जो भी फ्यूल जला रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है। कहीं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कहीं दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं, कहीं रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब आप समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है भाई। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जब पूरी पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि इट इज़ द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और पूरी पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। इससे क्या होता है कि इससे एक और कारण होता है, जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो पोलर जो ग्लेशियर्स होते हैं उनकी पूरी जो बर्फ़ पिघलने लगती है। इससे क्या होता है? सी का लेवल बढ़ने लगता है, बाढ़ आने लगती है, फ्लड्स आने लगते हैं कोस्टल एरियाज़ में। यह भी एक घाटा है। तो जो लो लाइंग जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वो कभी कभी क्या होता है परमानेंटली समुद्र में डूब जाते हैं।
जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघल जाती है ग्लेशियर से। तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि भाई एक पॉल्यूशन की वजह से दूसरी समस्या, दूसरे से तीसरी समस्या, देखिए इस तरह से सारी चीज़ें ये खड़ी हो रही हैं। ठीक है, देखिए इतने सारे नुकसान हैं, 1 2 3, देखिए चौथा पॉइंट आ गया। ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं कि क्या क्या नुकसान हो रहा है ना, क्या हार्मफुल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को जलाने से क्या क्या हार्मफुल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्या क्या समस्याएं खड़ी हो रही हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग तक हो गया। अब देखिए लास्ट पॉइंट बता रहा है कि बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, जो भी हम कोल और डीजल जलाते हैं इससे कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ध्यान रखना। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है ये बहुत ख़तरनाक होती है, ये मतलब सफोकेटिंग होती है, बहुत ही सारा सफोकेटिंग गैस होती है और कोरोसिव गैस भी होती है। और पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी निकालते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो पेट्रोल के इंजन्स होते हैं ये नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड निकालते हैं। तो जिसके भी ऑक्साइड चाहे सल्फ़र के हो, नाइट्रोजन के हो, ये सारे ऑक्साइड्स हैं, ये सारे मिलते हैं, जाके डिज़ोल्व होते हैं रेन वाटर में, पानी में, और बना देते हैं एसिड रेन बना देते हैं, और एसिड बनाते हैं। तो एसिड बारिश होती है जिसमें थोड़ी बहुत एसिड भी गिरती है, तो इस तरह के एसिड को बोलते हैं एसिड रेन। तो एसिड रेन करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, देखिए बहुत ही क्लियर दिया, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन देखिए मैंने देखा बहुत जगह बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया। ठीक है, तो इसलिए देखिए एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप। तो बोल रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड रेन। अब पूछ सकते भाई एसिड रेन किसकी वजह से होता है, तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन कहाँ से आते हैं, तो पेट्रोल इंजन से, जो पेट्रोल जल रहा है उससे। ठीक है, कोल और डीजल जो जला रहे हैं उससे, देखिए इससे सल्फ़र ऑक्साइड आ रहा है। ठीक है, और नाइट्रोजन भी आ रहा है, देखिए इसे यहाँ से। तो नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है, पेट्रोल के जलने से नाइट्रोजन आ रहा है, कोल और डीजल के जलने से सल्फ़र आ रहा है। तो जितने भी ये ऑक्साइड्स होते हैं सल्फ़र और नाइट्रोजन के, ये सारे मिलते हैं रेन वाटर में, बारिश के पानी में मिलते हैं, और वहाँ पे एसिड बनाते हैं, और बारिश होती है उसमें एसिड भी गिरती है। तो इस तरह की रेन को बोलते हैं एसिड रेन, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। किसके लिए हार्मफुल होती है, फसल के लिए हार्मफुल होती है, क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, मिट्टी के लिए। तो क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, मिट्टी के लिए, सबके लिए हार्मफुल होती है ये एसिड रेन। तो एसिड रेन देखिए कितना खतरनाक है। ठीक है, देखिए एसिड रेन मतलब एसिड की बारिश हो रही है, देख रहे हैं क्यों हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, जो इतना ज़्यादा हम लोग फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं उससे हो रहा है। एक और चीज़ आ रही है कि जो यूज़ होता है डीजल और पेट्रोल का फ्यूल के रूप में ऑटोमोबाइल्स में, इसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो डीजल और पेट्रोल के यूज़ को जो है हम धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं आजकल, इसको रिप्लेस कर रहे हैं इससे सीएनजी से, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। आजकल इसको हम चेंज कर रहे हैं सीएनजी से, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चेंज करें, क्योंकि सीएनजी क्या है, ये लेस हार्मफुल है, प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन द वेरी स्मॉल अमाउंट्स। तो सीएनजी को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत कम निकलते हैं, ये बहुत कम अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट्स को निकालता है। और सीएनजी क्या है, सीएनजी इज़ अ क्लीनर फ्यूल, याद रखिएगा सीएनजी क्या है, सीएनजी इज़ अ क्लीनर फ्यूल। सीएनजी एक साफ़ सुथरा फ्यूल है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में कम से कम पॉल्यूटेंट्स निकालता है। तो स्टूडेंट देखिए इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, और उसके बाद ये जो समरी है व्हाट यू हैव लर्नड, इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, उसके बाद इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप सॉल्व कर लीजिए। ये इतने ही तो हैं, 13 क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आप सॉल्व करिए आराम से, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में, थोड़ा थोड़ा रोज़ किया करिए। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैसेज करके ग्रुप में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। तो इसको फिर से पूरा रीड करिए, 1 बार रीड करिए, 2 बार रीड करिए, पूरा वीडियो 1-2 बार देखिए। कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे आप ज़रूर पूछिएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, उसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा। कोई डाउट होगा तो, कोई भी चीज़ नहीं समझ तो पूछिए ज़रूर आप। ठीक है, तो अच्छे से लिखिए, पढ़िए, याद करिए, और टेस्ट के लिए प्रिपरेशन भी करिए आप लोग। और पढ़ना डेली है, ठीक है, डेली पढ़ना, और जो ना समझ में आया पूछना भी है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के साथ आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।